चादर फैली हुई थी, उस रात कुछ अलग ही था। जैसे आकाश खुद कोई कहानी सुनाना चाहता हो। अचानक एक चमकदार रेखा आकाश से गिरती दिखाई दी। वो कोई सामान्य तारा नहीं था, वो थी एक परी। लेकिन जैसे ही वह धरती से टकराई, सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें खुली तो वह किसी हरे मैदान में थी। जादू की छड़ी भी नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, उसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? उसने फुसफुसाया। उसकी पोशाक अब धूल से भरी थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में डर। वह उठी, लेकिन कदम डगमगा रहे थे। हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी, तानी। तानी की उम्र मुश्किल से 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था। वह रोज जंगल की तरफ जाती, जहां वो अपने अकेलेपन से बातें करती थी। उस दिन तानी फूल चुनने निकली थी, जब उसने पहली बार परी को देखा। परी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, थकी हुई और खोई हुई। तानी ने डरते हुए पूछा। आप ठीक हैं दीदी? परी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। आपका नाम क्या है? परी चुप रही। तानी पास आई और धीरे से बोली। कोई बात नहीं, नाम मैं रख देती हूँ। आप बहुत सुंदर हो, तो मैं आपको नूरी दीदी कहूंगी। परी परी पहली बार मुस्कराई। तानी नूरी दीदी को अपने घर ले आई। उसकी माँ ने खाना दिया और बिस्तर पर सुलाया। नूरी दीदी को सब कुछ नया लग रहा था, इंसानों का जीवन, उनका स्नेह, उनकी बातें। रात को तानी ने कहा। कल से हम साथ खेलेंगे। आप मेरी सबसे खास दोस्त हो। धीरे धीरे नूरी दीदी गांव की जिंदगी से जुड़ गईं। उन्होंने तानी को फूलों से हार बनाना सिखाया, पेड़ से बात करना और बिना शब्दों के भाव समझना। लेकिन जादू, वो कहीं नहीं था। हर रात जब नूरी अकेले होती, वो आसमान की तरफ देखती। उसे कुछ धुंधले सपने आते, उड़ते हुए, तारों से बातें करते हुए, और एक नाम बहुत दूर से आता हुआ, एल्विया। एक दिन तानी बीमार हो गई। बुखार तेज और डॉक्टर भी परेशान। माँ रो रही थी। नूरी दीदी का मन बेचैन हो गया। उसने तानी का हाथ पकड़ा और बोली। तू मेरी दोस्त है। तू मुझे मिली, तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब तुझे कुछ नहीं होगा। उसके आंसू तानी के माथे पर गिरे। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके हाथों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और तानी का बुखार उतरने लगा। सब चौंक गए, परी खुद भी। तानी ने आंखें खोली और मुस्कराकर कहा। तुम्हारा जादू वापस आ गया ना, नूरी दीदी? अब परी को धीरे धीरे अपनी असलियत याद आने लगी। वो परी थी, एल्विया, तारों की रक्षक। लेकिन स्वर्गलोक के नियम थे, जो इंसानों से दिल लगाए, उनका जादू खो जाता है। लेकिन एक अपवाद था, सच्चा प्यार। तानी का प्यार, उसका अपनापन और वो मासूम दोस्ती, यही एल्विया का असली जादू बन गया। उस रात एल्विया ने उड़ना भी फिर से सीख लिया। पंख लौट आए थे, चमक भी। लेकिन स्वर्गलोक से बुलावा आया। एक नीली रेखा आसमान से नीचे आई। एल्विया ने तानी से कहा। अब मुझे जाना होगा, पर तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तानी रोने लगी। एल्विया झुकी और उसके गले लगते हुए कहा। तू ही वो थी जिसने मुझे मेरी पहचान दिलाई। और मैं वादा करती हूँ, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं हवा में, फूलों में और सपनों में मिलूंगी। एल्विया आसमान में उड़ गई। तानी मुस्कराई, आंसू बहते हुए भी उसकी आंखों में चमक थी। अब जब वो फूल चुनती है, तो कोई फूल बिना खुशबू के नहीं होता। जब हवा चलती है, तो एक मीठी आवाज कानों में आती है, तू मेरी सबसे खास दोस्त है। सीख। प्यार हमें हमारी खोई हुई पहचान दिला सकता है, वो भी तब, जब हम खुद को भूल जाए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार जादू से भी बड़ा होता है। दोस्ती हर दर्द की दवा है। पहचान पाने के लिए किसी आईने की नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।
अपनी सादगी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करना अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। इसी गांव के एक छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु स्वामी अक्षयानंद तपस्या करता था। कहते थे उसकी दृष्टि दूर तक देख सकती थी, आने वाला भविष्य तक। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह किसी को आशीर्वाद देता तो जीवन बदल जाता। एक दिन गांव में एक बालक आया, नाम था योगेश। छोटे कपड़े, गले में पोटली, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में गहरा तेज। वह अनाथ था और अकेले ही गांव में आया था। भूखा, थका हुआ और डर के मारे सहमा। वही बरगद के नीचे उसने साधु को देखा। बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? योगेश ने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने मुस्कराकर उसे अपने पास बुलाया। उसे खाना दिया। योगेश ने वह खाना खाते हुए जीवन का पहला चैन महसूस किया। खाने के बाद वह वहीं साधु के पास बैठ गया। साधु ने कहा, बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। योगेश ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा। लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम से डरे नहीं, भरोसा करें। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो सुनो योगेश, आज से एक वचन दो। जीवन भर कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे। यह कठिन होगा, पर अगर निभा लिया तो एक दिन तुम देश के सबसे बड़े नेता बनोगे और लोगों के दिलों पर राज करोगे, डर से नहीं, सच्चाई से। योगेश ने आंखें बंद की और गहराई से उस वचन को दोहराया। मैं जीवन भर झूठ नहीं बोलूंगा। समय बीता। योगेश अब 18 वर्ष का हो चुका था। तेज दिमाग, परिश्रमी और बोलने में अद्भुत। गांव में कोई समस्या होती, योगेश आगे होता। पंचायत में न्याय चाहिए, योगेश की बात अंतिम मानी जाती। धीरे धीरे उसके गुणों की चर्चा दूसरे गांवों तक फैलने लगी। एक दिन जिले के एक पुराने नेता राजन मलिक ने उसे बुलाया। योगेश बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सुनता आ रहा हूं। क्या तुम हमारे युवा संगठन में आओगे? तुम में आग है। योगेश हिचका। उसने कहा, पर राजन जी, राजनीति में तो बहुत झूठ चलता है। राजन मलिक हंसे। बिल्कुल चलता है बेटा, पर अगर तुम जैसे सच्चे लोग नहीं आएंगे तो झूठ ही बचेगा। यह वाक्य योगेश के दिल में उतर गया। उसने संगठन ज्वाइन कर लिया। कुछ वर्षों में योगेश का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। लोगों को लगता जैसे कोई पुराना राजा फिर से धरती पर आया है, ईमानदार, निडर और सच्चा। गांव-गांव जाकर वह जनता की समस्याएं सुनता, समाधान खोजता, भ्रष्ट अधिकारियों से भिड़ता। भाषणों में सच्चाई की बातें करता। हर बार वह मंच से कहता, मैंने बचपन में वचन दिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग तालियां बजाते। राजन मलिक ने उसे अगला जिला प्रतिनिधि घोषित किया। और कुछ ही वर्षों में योगेश विधायक बन गया। अब योगेश सत्ता में था। असेंबली, सचिवालय और नेताओं की बड़ी बैठकें, यह सब उसकी नई दुनिया बन गई। धीरे धीरे वह उस दुनिया में ढलने लगा। साहब, अगर ये फाइल पास करवा दें तो पार्टी को चंदा मिलेगा। योगेश जी, बस अखबार में लिखवा दीजिए कि पुल बन गया है। असल में नहीं भी बने तो कौन देखता है। ऐसे ऐसे प्रस्ताव आने लगे। योगेश मना करता रहा। लेकिन जब पार्टी ने कह दिया, अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, तब वह सोच में पड़ गया। वो पहली बार झूठ बोला। एक छोटे प्रोजेक्ट की तारीख आगे खिसकाई और मीडिया में कह दिया कि पूरा हो गया। अंदर कुछ टूटा। पर उसने खुद से कहा, बड़ी भलाई के लिए छोटे झूठ जरूरी है। योगेश अब मंत्री बन चुका था। लेकिन उस पुराने साधु का चेहरा कहीं दूर धुंधला पड़ चुका था। एक दिन एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। 4 लोग मारे गए। उस पुल का उद्घाटन योगेश ने झूठी तारीख में दिखाकर किया था। मीडिया, विपक्ष, जनता,
सब टूट पड़े। योगेश ने बचाव करने की कोशिश की, पर एक बच्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया, आपने कहा था कभी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर ये झूठ क्यों बोला? वो बच्ची ठीक वैसी दिखती थी जैसे वह खुद बचपन में था। वो काँप गया। उस रात वह अपनी बालकनी में बैठा था कि एक सपना आया। साधु फिर से आया और बोला, तेरा वचन टूटा, पर अभी भी रास्ता है। सच की राह छोड़ना आसान है, उस पर लौटना कठिन। पर नाम उसी का होता है जो लौट आए। अगले दिन योगेश ने प्रेस बुलाया। सभी को लगा वह बचाव करेगा, लेकिन वह मंच पर आया और बोला, मैं झूठा हूं। मैंने वो वचन तोड़ा जो मैंने बचपन में साधु को दिया था। उस पुल की दुर्घटना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, पर मैं वचन निभाने के लिए फिर से शुरुआत करूंगा। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कोई नेता ऐसी ईमानदारी से इस्तीफा दे, यह देश में बहुत कम देखा गया था। योगेश ने राजनीति से छुट्टी ली, फिर से गांवों में जाना शुरू किया। अब उसके पास पद नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। कुछ महीनों बाद, जब चुनाव हुए, उसने फिर से नामांकन दिया। कोई पार्टी, कोई पैसे, कोई प्रचार नहीं, बस सच्चाई और भरोसा। लोगों ने उसे सिर आंखों पर बैठा लिया। योगेश फिर से जीता, और इस बार वो न केवल विधायक, बल्कि जनता का नेता बन गया। अंतिम संदेश। सच्चाई एक वचन की तरह होती है, एक बार निभाओ तो पूरी दुनिया पर छा जाओ। झूठ जितना भी बड़ा हो, अंत में सच्चाई के आगे हार ही जाता है।